गुड मॉर्निंग बच्चों। सेल्फ स्टडी में क्लास 12th अकाउंटेंसी का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आज हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है इस वीडियो में आज आप सीखेंगे। इसमें हम तीन चीजें बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लॉन्ग क्वेश्चन हम देखते हैं, इसे कैसे बनाया जाता है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है बच्चों। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो देखते हैं, हमारा सबसे स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमें क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन पर आप नजर रखेंगे तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो स्क्रीन पर आपको दोनों चीज एक साथ नहीं नजर आ सकती, क्वेश्चन और आंसर भी। इसलिए आपको क्वेश्चन को अपने पास नोट डाउन करना होगा। यहाँ तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 5:3:2। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, इनका जो रेशो है वो है 5, 3 और 2 का। हमारे पास तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड, ये इनका रेशो है। 31 मार्च 2006 जेड रिटायर हो गया है फर्म से। ऑन दैट डेट जेड रिटायरमेंट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज। जिस समय जेड फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है उस समय फर्म की बैलेंस शीट हमें दी गई है, जो आपको नजर आ रही है क्वेश्चन में। इसके बाद हम नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं, जो कि हमें सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो पूरे एडजस्टमेंट हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। ऑन जेड रिटायरमेंट इट वाज एग्रीड लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 5%। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी बताता जाता हूँ और सॉल्यूशन भी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड अपने प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं और डेबिट साइड हम अपने लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो क्रेडिट साइड में हमारी असेट्स जब भी बढ़ेंगी तो हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होंगी, घट जाएंगी, तो हम उनको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसका अपोजिट, अगर हमारी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो हम उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो हम उन्हें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, डेबिट साइड में कौन कौन सी चीजें आएंगी। असेट्स का डिक्रीज होना और लायबिलिटीज का इंक्रीज होना। और जबकि हमारा क्रेडिट साइड में क्या आएगा, असेट्स का इंक्रीज होना और लायबिलिटीज का डिक्रीज होना। ये हमारा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है लैंड और बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 5% बढ़ गई है। तो हम पुरानी बैलेंस शीट में अगर हम लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू देखते हैं तो वो है 2 लाख रुपए। 2 लाख का अगर हम 5% कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा 10,000 रुपए। तो हमारी बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है 10 लाख रुपए से। तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग ₹10,000। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 20% डिक्रीज हो गई है। तो अगर हम फर्नीचर देखें पुरानी बैलेंस शीट में तो उसकी वैल्यू है 87,500। अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 70,500। तो हम इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 17,500। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी मेड एट 5% ऑन डेटर एंड प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम विल बी मेड 60,000। तो इसमें हमें दो प्रोविजन दिए हुए हैं। पहला प्रोविजन हमारा डेटर से रिलेटेड है, ये हमें 5% बनाना है। तो दोस्तों हमें जो डेटर की वैल्यू दी गई है वो 20,000 दी गई है और उसमें से ऑलरेडी 500 माइनस हो रहा है।
अगर हम 20,000 का 5% निकालते हैं तो ये हमारा निकल कर आएगा ₹1000। लेकिन ऑलरेडी 500 रुपये का प्रोविजन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना इंक्रीज हुआ, 500 से इंक्रीज होकर 1000 हो गया। तो जो इंक्रीज वैल्यू है वो है ओनली 500। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, केवल 500 हम वैल्यू को लिखेंगे, ना कि 1000 वैल्यू को लिखेंगे। नेक्स्ट हमें दिया गया था प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम हमें मेंटेन करना है, जो कि 60,000 है। अगर हम पुरानी बैलेंस शीट में देखें तो लायबिलिटी साइड में हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम 57,500, और अभी ये इंक्रीज हो गया है और ये हो गया है 60,000। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो ये 2,500 बढ़ गया है, और लायबिलिटीज बढ़ने पर हम इनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम इसे लिखेंगे प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम। तो ये आएगा हमारा 2,500। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुडविल है। गुडविल रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आती है। इसके बाद जब जेड रिटायर हो रहा है तो ये टॉपिक भी इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। हमें मेनली जो फोकस करना होता है वो इस पर करना होता है कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, असेट्स इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। इसके अलावा और कोई टॉपिक हमें इसमें डिस्कस नहीं करना है। तो इस तरह से अगर हम टोटल करें तो हमारी डेबिट साइड का जो टोटल है ये हो गया हमारा 20,500 रुपये, और अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल देखें तो केवल 10,000 है। मैं आपको दिखा देता हूँ। डेबिट साइड का टोटल है हमारा 20,500, क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा 10,000। तो डिफरेंस कितना हुआ, 10,500 रुपये। ये हो गया हमारा लॉस। हम इस लॉस को क्या करेंगे, पुराने पार्टनर जो है हमारे पास, हम उन सभी में इसको बांट देंगे। तो बाय कैपिटल अकाउंट्स लिख सकते हो, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट हमारे पार्टनर्स के नाम है एक्स, वाई एंड जेड। तो इस 10,500 को हम सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका जो रेशो था उस रेशो में 10,500 रेशो था इनका, 5:3:2, टोटल हो गया 10, तो 5/10। इसी तरीके से हम करेंगे। ये हो गया हमारा 3/10, और लास्ट वाले का हो जाएगा 2/10। तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 5,250। वाई की निकल कर आएगी 3,150, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 2,100। तीनों का हम ग्रांड टोटल लिख देंगे 10,500, और हमारा टोटल हो जाएगा 20,500। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम इसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए वो कैसे बनेगा देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तीनों के नाम हम यहाँ लिखेंगे। फॉर्मेट में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, चलिए फिर भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ। मैं यहाँ आपको कंप्लीट फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो कंप्लीट फॉर्मेट में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आपको यहाँ सारी मेंशन करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में तीनों ही पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और ये कैपिटल कहाँ से आएगी, पुरानी बैलेंस शीट को हम देखेंगे। वह लायबिलिटीज में तीनों की कैपिटल दी गई है। एक्स की कैपिटल है 1,27,000। वाई की कैपिटल अगर हम देखें तो वो है 90,000, 90,000। जेड की कैपिटल है 71,000। इसके बाद हमें क्या क्या चीज लिखनी होती है मैं सारी चीज आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद हमें देखना होता है जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ये चारों ही चीजें जो मैंने आपको यहां लिखकर दी हैं ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में होती हैं। ये चारों आइटम हैं ये आपको पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में मिलेंगे।
तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लायबिलिटी में इनमें से एक भी आइटम नहीं है, तो हम इनको ब्लैंक कर देंगे, डैश करके छोड़ देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट में हमें एक पॉइंट दिया था, फर्म की जो गुडविल है वो 60,000 है। फर्म गुडविल 60,000 है। तो फर्म से रिटायर हो रहा है जेड, तो जेड की गुडविल कितनी होगी? जेड की अगर हम गुडविल निकालें तो जेड के शेयर का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2/10, तो ये निकल कर आएगी 12,000 रुपीज। ये जेड की गुडविल है। बच्चों पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल लाता था, तो और पुराने पार्टनर्स को बांट लिया करते थे। अब इसका जस्ट अपोजिट है, अब एक पार्टनर जा रहा है तो बचे हुए दोनों पार्टनर मिलकर उसको गुडविल देंगे। तो यहाँ जेड को जो गुडविल मिलने वाली है वो 12,000 है, जिसको पुराने पार्टनर अपने अपने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एक्स जो शेयर होगा गुडविल में वो कितना होगा? या हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसको हम दोनों में बांटेंगे, एक्स में और वाई में। तो एक्स कितना रुपया पे करेगा? तो इनका हमें जब भी हम गुडविल बांटते हैं तो हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ही दिया गया है। तो ओल्ड रेशियो में से मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। अब इसमें से जेड जा रहा है, तो जेड के शेयर को जब हम हटा देंगे तो हमारा जो रेशियो बचेगा 5:3 का होगा। तो हम इसको 5:3 में डिवाइड कर देंगे। 5/8 इसी तरीके से y का होगा 3/8। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये निकलेगा 7,500 और ये होगा हमारा 4,500। यानी x 7,500 रुपये जेड को देगा और y 4,500 रुपये जेड को देगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट बाई वाइज कैपिटल अकाउंट। तो दोनों मिलकर दे रहे हैं 7,500 रुपये और 4,500 रुपये, ये मिलने वाले हैं जेड को। लेकिन ये पैसा दोनों कैश नहीं लेकर आए हैं, इन्होंने पैसा अपने अकाउंट से डिडक्ट कराया है, तो इनके अकाउंट से इस पैसे को हम माइनस कर देंगे टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो एक्स के अकाउंट से माइनस होंगे 7,500, वाई के अकाउंट से माइनस होगा 4,500। ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। और क्या क्या चीजें आएंगी? तो डेबिट साइड में भी कुछ चीजें आती हैं जो मैं आपको फिर से याद करा दूं। गुडविल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड P&L। तो ये जो चार आइटम मैंने यहाँ आपको बताए हैं, ये चारों ही असेट साइड में होते हैं पुरानी बैलेंस शीट के अंदर। अगर इनमें से कोई भी आइटम असेट साइड में दिया गया है तो हम यहाँ पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन इनमें से कोई भी आइटम पुरानी बैलेंस शीट में नहीं है तो हम इनको नील कर देंगे। इसके बाद हमें देखना होता है क्या हमें रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ था, हम उसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस फॉरवर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड में था तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जितना भी हमने लॉस तीनों में बांटा था उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो x को हमने दिया था लॉस 5,250, y को जो लॉस हुआ था वो 3,150 और z को जो लॉस हुआ था वो था 2,100। ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेट पूरा कर लिया है, ये सारी चीज़ हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी है। अब हमें करना है इसका टोटल, लेकिन टोटल करने से पहले हम जेड की कंडीशन पढ़ लेते हैं कि जेड के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अगर हम एडजस्टमेंट में देखें लास्ट पॉइंट, तो उसमें नजर आ रहा है ₹70,000 फ्रॉम जेड कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। 70,000 रुपये जो है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और बाकी का पैसा उसको कैश दे दिया जाएगा।
तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 70,000 रुपये इसके लोन में ट्रांसफर किया जा रहा है, जेड लोन अकाउंट 70,000 रुपये हमने उसके लोन में ट्रांसफर कर दिए। अगर हम टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का तो ये टोटल होता है 83,000। हमें जेड, अब रिटायरमेंट ले रहा है जेड, तो उसको मिलनी चाहिए 83,000, लेकिन उसके अकाउंट से माइनस होगा 2,100 जो कि रिवॉल्यूशन का लॉस था। इसके अलावा हमने उसको 70,000 रुपये नहीं दिए हैं, हमने उससे कहा है कि ये आपका हमारे पास एज ए लोन सेव है, तो हमने 70,000 उसके लोन में डाल दिए। अब जो पैसा बचता है वो हम इसको कैश दे देंगे, तो 83,000 में से हम इन दोनों अमाउंट को माइनस कर लेंगे, तो जो भी पैसा हमारे पास आएगा वो हम इसको दे देंगे बाई चेक। कैश देते हैं तो हम यहाँ कैश वर्ड का यूज करते हैं, और इसमें बोला गया चेक से पेमेंट किया गया है तो बैंक अकाउंट का आप यूज करेंगे। तो टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 10,900। तो सबसे पहले हम जो व्यक्ति जा रहा है, जो पार्टनर जा रहा है, पहले हम उसका अकाउंट क्लियर करेंगे। तो जेड का अकाउंट हमारा क्लियर हो चुका है। जेड का टोटल है 83,000, उसमें से लॉस को माइनस किया, 70,000 उसके लोन में रह गए, लोन अकाउंट बना दिया हमने उसका, और बाकी का हमने उसको बैंक से पेमेंट कर दिया चेक के द्वारा। बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता कि हमने उसका लोन बनाया है तो हम फिर क्या करते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है कि जाने वाले पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को कैश पेमेंट हो रहा है या उसका लोन बनाया जा रहा है, तो हम हमेशा यही एज्यूम करेंगे कि जाने वाले पार्टनर का हमेशा ही लोन बनेगा। लोन बनाया जा रहा है, हम सारा अमाउंट हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसके बाद हम बचे हुए पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो बचे हुए पार्टनर्स का टोटल करेंगे तो एक्स का टोटल है 1,27,000, वाई का है 90,000। हम यहाँ माइनस करके जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम बैलेंस शीट से मेंशन करेंगे। बैलेंस शीट तो 1,27,000 में से दो वैल्यू माइनस होंगी, 7,500 एंड 5,250। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो हमारा बैलेंस आएगा वो होगा 1,14,250। इसी तरीके से y के अकाउंट में है 90,000, यहाँ से भी हम दो वैल्यू माइनस करेंगे, 4,500 एंड 3,150। तो जो हमारा वैल्यू बचेगा, बैलेंस बचेगा y के अकाउंट में वो होगा 82,350। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप पूरा फॉर्मेट याद रखें, आप कंप्लीट फॉर्मेट डिजाइन करें, और जो भी चीज़ें नहीं आती, जिस तरह से मैंने यहाँ नील किया हुआ है आप भी नील कर सकते हैं। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो ये होगा कि आप किसी भी आइटम को लिखने से भूलेंगे नहीं। अक्सर क्या होता है, बच्चे बहुत सारे आइटम को लिखने से भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें कंप्लीट फॉर्मेट याद नहीं होता है। तो आपको हमेशा ही यही करना है कि आप हमेशा ही कंप्लीट फॉर्मेट मेंशन करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें देना है इसमें वो हमारी गुडविल है। जाने वाले पार्टनर्स को बचे हुए पार्टनर्स मिलकर गुडविल देंगे। अक्सर बच्चे सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं कि जो फर्म की गुडविल है वो उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको साफ लिखकर दिखाया है कि फर्म की गुडविल अलग है और जाने वाला जो पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, हमने उसकी गुडविल को अलग कैलकुलेट किया है और फिर उस गुडविल को हमने पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसी बात का आपको भी हमेशा ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बनेगा हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनती है चलिए देखते हैं। आज हम बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, लायबिलिटीज, रुपीज, असेट्स एंड रुपीज। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आपको क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपके सामने क्वेश्चन होगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए पहले हम लायबिलिटी साइड से शुरुआत करते हैं। तो जितने भी आइटम हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में थे हम उनको देखेंगे एक बार। अगर उनमें कुछ चेंज हुआ है तो हम चेंज करके यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, मॉडिफाई करके रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो हम पुरानी वैल्यू ही यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला हमारा क्रेडिटर। अगर हम क्रेडिटर की पुरानी वैल्यू देखें तो 27,000 है और क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो हम उसी पुरानी वैल्यू को यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल में भी अगर हम देखें
तो कोई भी चेंज नहीं आया है, तो हम उसे भी एज इट इज यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे सेम वैल्यू के साथ। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो हम आउटस्टैंडिंग रेंट में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हम उसको भी एज इट इज यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 22,500। जो चेंज हुआ है वो हमारा है प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम। इसमें चेंज हुआ था, तो हम इसे चेंज के साथ ही लिखेंगे। ये हमारा इंक्रीज हो गया था 2500, यानी कि 60,000 हो गया था। तो हम चाहें तो पुरानी वैल्यू में प्लस करके लिख सकते हैं, या डायरेक्टली, अब उसकी वैल्यू 60,000 है तो हम 60,000 डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पुरानी बैलेंस शीट में आइटम है वो है कैपिटल अकाउंट्स। तो अभी एक पार्टनर जा चुका है, अब हमारे पास केवल दो ही पार्टनर है, एक्स एंड वाई। तो एक्स का जो टोटल बचा था, पुरानी हम पहले जो बैलेंस लेंगे वो यहाँ से लेंगे एक्स और वाई का, और इसी तरह से जेड का हम यहाँ से लेंगे। तो एक्स और वाई का जो टोटल बैलेंस बचा है कैपिटल अकाउंट में वो ये दिया हुआ है, हम इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एक्स का जो टोटल है 1,14,250 और वाई का जो टोटल बैलेंस बचा था 82,350। दोनों का हम टोटल करके लिख देंगे 1,96,600। इसके अलावा जो जेड था हमने उसको पेमेंट नहीं किया, तो वो अभी हमारे ऊपर लोन है, वो हमारे ऊपर लायबिलिटीज है, तो हम उसके यहाँ लिखेंगे जेड लोन अकाउंट के नाम से 70,000। हम टोटल कर देंगे इस साइड का, तो टोटल करेंगे तो ये हमारा होगा 3,89,100। ये हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करते हैं असेट साइड को कंप्लीट। सबसे पहला हमारा जो पुरानी बैलेंस शीट में आइटम है वो है बैंक। बैंक में अगर हम पुराना बैलेंस देखें तो वो है 80,000। इसमें से हमें एक वैल्यू माइनस करनी होगी, जो कि हमने जेड को कैश पेमेंट किया था, तो हमारे पास से पैसा चला गया था, हमने कैश पेमेंट किया था 10,900। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप इस वैल्यू को देख सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये वैल्यू नजर आएगी आपको डेबिट साइड। हमने 10,900 रुपये चेक से पेमेंट किया था, तो अभी हमारा जो बैलेंस बचा है वो 69,100। सेकेंड है हमारा डेटर्स। अगर हम डेटर्स की वैल्यू देखें तो पुरानी वैल्यू है 20,000। इसमें से लेस हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो पुरानी बैलेंस शीट में डाउटफुल डेट 500 था, लेकिन रीवैल्यूएशन में 500 रुपये और हमने इंक्रीज किया था, तो इस तरीके से हम माइनस करेंगे टोटल ₹1,000। तो अभी ये हमारा बचेगा 19,000। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। अगर हम स्टॉक को देखें तो स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, हम पुरानी वैल्यू को ही यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। देन फर्नीचर में चेंज हुआ था। फर्नीचर की पुरानी वैल्यू थी 87,500 और उसमें से डिक्रीज हो गया था 17,500। पहली वैल्यू थी 87,500, डिक्रीज हुआ था 17,500, तो अभी जो न्यू वैल्यू है वो है 70,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू हम देखें तो वो थी 2 लाख रुपए, 10,000 इसमें इंक्रीज हो गया है, तो न्यू वैल्यू है 2,10,000। तो अभी जो हमारा टोटल है बैलेंस शीट का वो हो गया 3,89,100। तो दोस्तों इस तरह से हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। दोनों साइड का टोटल आपका आ चुका है 3,89,100। तो यहाँ आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ।